बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट और DMR सुप्रीम अंडरवेयर बनियान, दिल के पास। 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी। जनता के गुस्से के बाद कितनी बदली हमारी दिल्ली। पहले ऑटो, फिर बस और उसके बाद स्कूल वैन रौंद रहे हैं नियम। लेकिन कहां हैं हमारे पहरेदार? जारी है IBN 7 की विशेष मुहिम, नई दिल्ली बनाओ। देखिए चौंकाने वाला एक और खुलासा, घूसपट्टी। जब सत्ता केंद्र ही साजिशें करने वालों, भ्रष्टाचारियों और घूसखोरों से भरा हो तो देश की हुकूमत क्या खाक ईमानदार होगी। जी हां, सत्ता केंद्र यानी कि दिल्ली, जहां सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जहां हर VIP की सुरक्षा में लगी एलीट फोर्स है, सेना है, सुरक्षा बल है, फिर भी वो दिल्ली रहने लायक क्यों नहीं है? क्यों 16 दिसंबर को एक बहादुर बेटी चलती बस में गैंगरेप की शिकार बनती रही, उसका भयानक यौन टॉर्चर होता रहा और हमारी पुलिस को भनक तक नहीं लगी? क्या वर्दी वालों की नसों में भ्रष्टाचार लहू बनकर दौड़ रहा है और वो इसीलिए नियमों पर आंखें मूंद लेते हैं? दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए हमारी मुहिम नई दिल्ली बनाओ जारी है। आज बारी है शहर के पहरेदारों की। देखिए हमारे खास पेशकश, घूसबत्ती। ये घूसबत्ती शहर की कोई भी लाल बत्ती हो सकती है जहां बिकता है वर्दी का ईमान। राजधानी है, देश की लाडली है, लेकिन क्या यहां की सड़कें लाडलियों के लिए महफूज हैं? महफूज तो तब होंगी जब हमारे रखवाले ईमानदार होंगे। यहां तो सड़कों पर मंडी सजी हुई है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। और शायद इसीलिए 16 दिसंबर की उस अभागी रात नियमों को रौंदते हुए काले शीशे वाली वो सफेद बस देश की राजधानी की सड़कों पर दौड़ती रही और उसके भीतर एक बहादुर लड़की वहशियों से लड़ती रही और हमारे रखवालों को भनक तक न लगी। दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए IBN 7 ने छेड़ी है एक मुहिम, नई दिल्ली बनाओ। हमने दिखाया ऑटो वालों का गुरूर, गुंडागर्दी और मनमानी। हमने दिखाया बस वालों और स्कूल वैन की गैर कानूनी हरकतें, नियमों से खिलवाड़ और बिना परमिट सड़कों पर दौड़ने का दुस्साहस। दिमाग में सवाल उठा, आखिर इस दुस्साहस के पीछे है कौन? आखिर क्यों कागजों पर मौजूद नियम इन्हें डराते नहीं हैं? जवाब हम आज देंगे। जवाब मिलेगा घूसबत्ती में। घूसबत्ती जो दिल्ली की हर रेड लाइट पर मौजूद है। घूसबत्ती के दो किरदार हैं। पहला, वो ट्रांसपोर्टर जो सड़कों पर नियमों को रौंदते हैं। दूसरा, वो वर्दी वाले जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस की कीमत वसूली जाती है। सच ये है कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों ने बेईमानी का ATM खोल रखा है। एनी टाइम मनी, कहीं भी किसी भी वाहन को रोककर वसूली का यह धंधा कुछ ट्रांसपोर्टरों की मदद से बेनकाब हुआ। उनका दावा है कि दिल्ली में पुलिस एक एक रेड लाइट यानी एक पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। बदरपुर 1 लाख रुपए और सरिता विहार 80,000 रुपए और आली 80,000, फिर खादर आ गया 80,000 रुपए खादर पे। फिर उसके बाद अपोलो आ गया, उस पे 90,000। फिर जसोला आ गया, जसोला 1 लाख। फिर कालंजी कुंज आ गया, फिर 1 लाख रुपए। दिल्ली में पुलिस को गाड़ी के पेपर से नहीं, पैसों से मतलब है। पेपरों से कोई मतलब नहीं हमारे को तो पैसों से मतलब है। पेपर तुम्हारे पास है या नहीं है उस बात से मतलब नहीं है। आज ऐसे ही करते हैं, कहते पैसे दे जो, कितनी भी चलाओ। हर ट्रक से हर पॉइंट के लिए 500 रुपए एंट्री। ये हर पॉइंट में एक ट्रक से कम महीने के 500 रुपए एंट्री लेते हैं। सख्ती से पुलिस की कमाई बढ़ी है। सख्ती का तो मतलब ये हुआ कि पुलिस भ्रष्ट हो गई। उस सख्ती का नाजायज फायदा पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया है। उस सख्ती को दिखा के गैंगरेप का एक वो दिखा के, डर दिखा के लोगों से डबल वसूली करते हैं, मन मर्जी वो करते हैं।
गाड़ियां बंद करते हैं जबरदस्ती, पेपर देखते नहीं है। हर बस से हर पॉइंट के लिए 500 रुपए एंट्री की वसूली। हर पॉइंट पे 500 रुपए देने पड़ते हैं। अगर किसी वजह से नहीं देते हैं तो जेडो सिपाही ये कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी, आप क्या आओगे तो तुम्हारी बंद कर दी जाएगी। वो शिकायत टीआई साहब को दी जाती है कि ये बसें, इस नंबर की बसें हमें पैसे नहीं देती है या नहीं दे रही है, तो वो जिप्सी लगाते हैं हमारे पीछे और कहीं भी ओवरटेक करके हमें रुकवा लेते हैं। यानी दूध का धुला कोई नहीं है। ट्रांसपोर्टर अगर नियम तोड़ने को तैयार हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे कमाने के लिए हर वक्त उनके सिर पर भी सवार हैं और इन्हीं सड़कों पर नियम रोज कुचले जाते हैं और रोज वसूली भी की जाती है। सब कुछ बेरोक टोक जारी है, लेकिन आखिर कब तक? कभी तो ये धंधा रुकना चाहिए। IBN7 कुछ ट्रांसपोर्टरों की मदद से इस घूस बत्ती पर पहुंचा। तो दिल्ली में गैंगरेप हुआ, एक बहादुर बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो सरकार, पुलिस, प्रशासन सब ने कहा अब दिल्ली को सुरक्षित बनाएंगे। क्या ऐसे सुरक्षित बनेगी दिल्ली? जस्टिस वर्मा की कमेटी ने कहा था कि कमी कानून में नहीं है बल्कि गवर्नेंस यानी कि शासन में है। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हमारे सामने शासन, सरकार का इकबाल घूसखोरों के आगे सिर झुकाता नजर आ रहा था। कुछ ट्रांसपोर्टरों की मदद से हमने ये पाया कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला हर कमर्शियल वाहन ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत देता है। एक रेट कार्ड तय है और इसका ज्ञान हर ट्रैफिक वाले को है। घूस बत्ती यानी एक कोशिश दिल्ली की रेड लाइट पर फिरौती मांगते शहर के रखवालों के चेहरे पर पड़े नकाब खींचने की। कुछ ट्रांसपोर्टरों से बातचीत हुई, वो मदद को तैयार हुए। शायद रोज बरोज घूस के कैंसर से वो भी तंग आ चुके थे। सो खुफिया कैमरा लेकर हम साथ चले, उनकी गाड़ी आगे, हम पीछे। लेकिन किसी लाल बत्ती पर पहुंचते इससे पहले ही दिल्ली पुलिस के एक जवान ने गाड़ी रोक ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि ये बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन गाड़ी के पेपर देखने के बजाय ट्रांसपोर्टर ने जैसे ही हाथ में 100-100 के नोट थमाए, हमारी गाड़ी को हरी झंडी मिल गई। आगे बढ़े और पहुंचे कालिंदी कुंज। हम खुलासा कर चुके हैं कि इसी जगह से बिना परमिट वाली आरटीवी बसें चलती हैं। लेकिन हमारे मददगार बने 2 ट्रांसपोर्टरों को तो शहर में डंपर की एंट्री करवानी थी। देखिए कितना आसान है शहर में अवैध डंपर को दौड़ाना। एक कार में 2 ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे थे। उसी गाड़ी में उनसे बात हुई। डंपर मैंने ना लिया, भाई का है, परवेश भाई का। अरे बहुत जी दे दूंगा यार, क्यों पका रहे हो वैसे? दे दे भाई, उनके दे दे। तो अपने देगा, तू अपने बता ना। अरे तो हमारी थोड़ी ना यहाँ, वो तो मैं इनके साथ ही आया हूँ देने के लिए। कौन है जेडो साहब? कौन है जेडो की? छोटा यार, ये जेडो 550-600 देने क्या? ले ले। अरे ना भाई यार, गाड़ी घोड़ा चलना रही, भीख मांगने को चल रहे हैं। 1000 रुपए दे, बात करो। 2 डंपर है। अरे मान लो आएंगे फिर। अरे भाई साहब फिर आएंगे। अरे फिर आएंगे गुरु जी। 4 के 2000 रुपए होते हैं। तो गुरु जी 2 ही तो चल रही है अभी। देखा आपने दिल्ली की सड़कों पर बिखरी अनगिनत लाल बत्तियों से गुजरने वाले वाहनों की सौदेबाजी ऐसे होती है। पैसे के लिए लार टपकती रहती है ट्रैफिक पुलिस वालों की। एक बार ये नहीं पूछते कि हमारे ट्रांसपोर्टर जिस डंपर की बात कर रहे हैं वो किस रूट पर चलेगा। रूट से मतलब नहीं, सिर्फ रेट से मतलब है। हालत यह है कि पैसे की लेन देन में ट्रांसपोर्टर उन्हें दुत्कार तक देते हैं। नकली है यार, नकली है। अरे ये रख लो, परवेश भाई से बात करवा दे। अरे चल ललित चल यार, ये पीछा पड़ जाएंगे यार, चल। हम आगे बढ़े। हमने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटने में लगे हैं।
एक ट्रांसपोर्टर की आरटीवी बस को रोका हुआ था। जब ट्रांसपोर्टर ने आरटीवी छोड़ने की बात की तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले ने सरकार के डंडे की दुहाई दी। बोला, अभी माहौल खराब है, कुछ दिन अवैध वाहन खड़ा रखो, थोड़ा धैर्य रखो। बेटे मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप बस दूसरी बात माहौल हमारे अंदर तो आदत है जनाब की जियो और जीने दो वाला काम करते हैं हम लोग। तो तुम्हारी यही सलाह है कि अभी थोड़ी देर खड़ी रखो, गर्म माहौल बहुत ज्यादा गर्म। मौका दे दो, खड़ी करने का तो मौका दे दो। 15 दिन का ही मामला है, ज्यादा नहीं है, फिर कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। देख लो अजय पाल साहब। ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि आखिर हर गाड़ी से पैसे लेने वाले ये पुलिस वाले हर वाहन का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। पता चला कि दिल्ली में इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल होता है, एंट्री करवा लो, यानी ट्रैफिक पुलिस वाले की डायरी में पैसे देकर गैरकानूनी तरीके से गाड़ी चलाने का लाइसेंस ले लो। हमारे सामने कैमरे पर ही ट्रांसपोर्टर ने 4 डंपर वाहनों की एंट्री 800 रुपए में खरीद ली। किस किस के करवाना है? 76 और 45 के कराना। 76 और 45 के। वो भी शिवम के नाम से है ना? हाँ मुझे पता है। तो चारों उसके करवा लो, आ जाओ उधर साइड में। 600 रुपए देता हूँ। 4 है जनाब, 4 800 रुपए। 800 रुपए ये रख लो, हो गए ना पूरे? अरे गुरुजी अगले महीने 15 तारीख को टाइम से आ जाऊंगा। और बताओ। ठीक है, गाड़ी रोक साहब, मेरी बात तो सुनो, चोरी का रहता होता है, समझ रहे हो? अब गाड़ी आप रोक लेते हो ना, उधर सेल टैक्स वाले का पंगा पड़ जाता है। ठीक है, भाग चलना पड़ता है हमें, यह दिक्कत आ जाती है। घूस के खेल में ईमानदारी बरती जाती है, इसका रेट कार्ड तय है, फिर भी मोलभाव होता है। आपने सुना होगा, हमारे साथ मौजूद ट्रांसपोर्टर ने यहां तक कहा कि उसके डंपर में चोरी का रेत होता है, लेकिन ये वर्दीधारी जैसे कानों में रुई ठूसे हुए है। चोरी का माल हो, अपना हो, दूसरे का हो, डकैती का हो, इन्हें मतलब सिर्फ घूस से है और घूस भत्ती पर अपनी ड्यूटी निभाने से है। अगला ठिकाना दिल्ली का जैतपुर इलाका। हमारे साथ गए ट्रांसपोर्टर ने आरटीवी बस की एंट्री की बात छेड़ी। मेरी 3 गाड़ी है। 1591 0540 नंबर लग जाएगा, मतलब यहाँ चलती तो यही हमारे पास चलती है। हाँ, बस शाम को जैसा घर आ रही तो भर के लिया है। ठीक है, एंट्री करवा दे। एंट्री करवाए थे। हाँ एंट्री करवा दे, तीनों गाड़ी के एंट्री करवाता हूँ जनाब। बताओ फिर कह रहा बताओ, जैसे पहली बार आया बताओ। मैम यार बताने के लिए इतनी सख्ताई चल रही है, गाड़ी पेट में खड़ी है, बताओ हमारी तो। अरे हम क्या कह रहे हैं तुमसे, तुम यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। कितने हैं भाई? कम है पैसे भाई साहब, भाई से बात करें, चार्ज यही पैसा कोई नहीं लेते, तुम जाओ अपना मौज ऐसे नहीं भाई, हमारे पे दबाव बहुत है, हम नहीं चलाना। पुलिस वाले की जबान से आखिर ये कैसे निकल गया कि पैसे कौन लेता है? तुम जाओ मौज करो। हम हैरान, आखिर घूस पत्ती पर ईमानदार ट्रैफिक वाला कैसे आ गया? सच ये था कि उसे हमारे साथ मौजूद ट्रांसपोर्टर पर शक हो गया था, लेकिन उसकी आरटीवी को चलवाने की गैर कानूनी फीस के आगे वो जल्द ही सब भूल गया। अरे वही ये देख रहे हो, देख कर लो हमारी, पता नहीं ऐसी बातें मत करा करो कभी। हम पहली बार में चल रही, 12 साल हो गया मैं यहाँ पे, पॉइंट भी नहीं होना था जब से। मेरी बात सुनना, जो बुलाऊंगा तो आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, अपना नंबर लिख के दीजिए। सुना आपने, दिल्ली की एक लाल बत्ती पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला एक आरटीवी बस चलवाने की, घूस लेने की बात कैसे कर रहा है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो खुद पहले से फोन कर चेतावनी दे देगा। आखिर कैसी दिक्कत? यानी अगर कोई चेकिंग हुई, ऊपर से कोई जांच हुई, तो ये वर्दीधारी ही अपने विभाग की खबर सबसे पहले ट्रांसपोर्टर को बताएगा। ये तनख्वाह सरकार से लेता है, लेकिन नौकरी ट्रांसपोर्टरों की बजाता है। जी हाँ, तो ये स्टिंग व्यवस्था की पोल खोलती है। हमारे ये खुलासा आगे भी जारी है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं जो ये स्टिंग देख रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुमार हैं जो कि दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचिता डे, ये जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली पड़ताल की ओर हम रुख करेंगे।
तो जाहिर है दिल्ली में वाहन चलाने वाले ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक पुलिस से बैरमोल नहीं ले सकते। उनकी हर बेईमानी का रेट पुलिस ने ही तय किया हुआ है और अगर वो ईमानदारी से धंधा करना भी चाहें तब भी इस रेट से आजादी नहीं मिलने वाली। हकीकत तो यह भी है कि दिल्ली में डंपर चलाने वालों से पुलिस वाले डरते तक हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के पूर्व ज्वाइंट सीपी सत्येंद्र गर्ग को एक डंपर ने कुचलने तक की कोशिश की थी। आखिर दिल्ली की सड़कों पर कानून का राज क्यों नहीं दिखता? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जाए। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली की सड़कों का। सड़कों पर ट्रैफिक नियम पालन करवाने का काम ट्रैफिक पुलिस का है, लेकिन जब पुलिस वाले ही हर वाहन से कमाई करेंगे तो उन वाहनों से ईमानदारी की उम्मीद करना बेमानी है। आखिर ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ ट्रांसपोर्टरों का रिश्ता है कैसा? आखिर दिल्ली की सड़कों को महिलाओं के लिए, जनता के लिए सुरक्षित बनाने की मांग के बीच ये संबंध इतना मधुर कैसे रह पा रहा है? अब हमारे लिए जानना जरूरी था। तो खुफिया कैमरे ने अब रुख किया दिल्ली के सरिता विहार थाने का। थाने के सामने ऐसी ही एक घूसबत्ती थी या कहिए ट्रैफिक लाइट, जहां गाड़ियां रोकी जा रही थी। हमारे साथ मौजूद ट्रांसपोर्टर ने बातें छेड़ी। लगा दोनों का रिश्ता पुराना है। तो बहुत दिन बाद दिख रही, क्या बात है? बहुत दिन बाद क्या, बार बार 66 में गाड़ियां बंद हो जा रही है, बार बार लेके आ जा रहा हूँ इधर। अब क्या करूँ? वो शिवम वाला भेजा था, डंपर वाला। शिवम वाला हाँ, कह रहा था जाके वहाँ करवा दिया। शिवम नहीं चलते डंपर रात में लेते पे, कह रहा वहाँ करवा दियो, हमसे लेना रहे, अगर देख लो मानते हैं ठीक है, हमें कहाँ ढूंढोगे? फिर वो मैटर में करवा दूंगा। जाएगा तू कहीं? कालका जी हूँ ना, अब तो आप इधर आ लिए ना कोई दिक्कत नहीं। कालका जी तो घर चले जाएंगे हमें। क्या बात कर रहे हो? बताओ। नंबर दे दो। आप टेंशन मत लो, दे दो बस, ये टेंशन हो तो फिर संभालेंगे। और क्या, नंबर दे दो आप, अपना ही नंबर दे दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। और बोलो क्या बीट चलता रहे और क्या, ठीक ही चलेगा। उसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब बता दिया तो फिर हम तो वहाँ थे, कोई शिकायत हो तो बोलो। क्या कहें इसे हम? क्या हम ये कहें कि दिल्ली की सड़कों पर चोर और पुलिस मौसेरे भाई हैं और एक के बिना दूसरे की जेब खाली है? सच तो यह है कि ट्रांसपोर्टर अगर गैर कानूनी तरीके से अपने वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें इसका लाइसेंस देते हैं। साफ है कि 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप के बाद भले ही सरकार दसियों वादे इरादे जाहिर कर दे, लेकिन आज भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में बेईमानी का यह कैंसर उस हर वादे को काट रहा है। हम उस वक्त हैरान रह गए जब पास में बैठे दो और ट्रैफिक पुलिस वालों ने ये कह दिया कि जहां डंपर चलाना है चलाओ, हम तो उन्हें छेड़ते तक नहीं हैं। वो जानते थे कि हाल ही में एक गैर कानूनी तरीके से घूम रहे एक ऐसे ही डंपर ने दिल्ली के ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक सत्येंद्र गर्ग को कुचलने की कोशिश तक की थी। गुरु जी आया था, शिवम नहीं है, शिवम डंपर, उनके लिए आया था। डंपर? हाँ। क्या हो गया डंपर? रेता भरते हैं ना नोएडा से, तो रात में चलते हैं। क्या रहा है दिक्कत? तो आपको सारा सिस्टम पता है दिक्कत क्या? नहीं यार, हम तो भाई साहब ना तो कुछ कहते, कोई लाइन आउट हो गए या कुछ वो डेंजर ड्राइविंग करे या वो करता तो रात में ये इनके पास क्या होता है वो आपको सारी बात बताया डंपर का। बस भाई साहब एक डंपरों के ड्राइवर को होशियार रखो। अभी देखा मैं चढ़ा दिया था वहाँ पे सत्येंद्र करते, कितना हाईलाइट हुआ ये। आखिर वर्दी की ताकत कहां चली गई? ये पुलिस वाले ऐसे बेखौफ डंपर वालों से डरे नजर आ रहे थे, हमें भी होशियार रहने को कह रहे थे। तो पूरी डंपर कथा जानने के लिए हमने रूप धरा और एक डंपर पर सवार होकर निकल पड़े। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से वापस दिल्ली के मयूर विहार, फिर वसुंधरा से होते हुए गाजियाबाद के इंदिरापुरम और फिर दिल्ली के मथुरा रोड पर जा पहुंचे। नियम कहते हैं कि मथुरा रोड पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक डंपर की नो एंट्री है, लेकिन हम बेधड़क चलते रहे। फिर मथुरा रोड पर ही खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जा पहुंचे, डंपर की एंट्री का मुद्दा छेड़ा। मेवात के ऊपर चढ़ा देते हैं, गरक के ऊपर बच गए। क्या हाँ तो गया, तो अभी तो पता चला रोड पे कैसे क्या होता है। गरक को पता चला ना सिपाही कैसे हिम्मत कैसे गाड़ी रोकता है। यानी ट्रैफिक पुलिस भी डंपर की मनमानी से आतंकित है और शायद इसीलिए डंपर वालों पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। जाहिर है उन्हें ये लग रहा है कि जब ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी को डंपर वालों ने नहीं छोड़ा तो उनकी क्या बिसात है। और तो और वो 23 फरवरी तक डंपर की एंट्री करने को भी तैयार नहीं है, यानी डंपर का घूस खाता भी बंद है। पैक कर रहे हो, क्या करना है?
भाई बंद हो गया था, बिल्कुल ही बंद। चलो पंकज जी से बात 1 तारीख के बाद देखेंगे। 1 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद जैसा आदेश होता है काम होगा, जैसा आदेश होता है। यानी पैसे ऐंठने हैं या नहीं, इसका आदेश भी ऊपर से ही आता है। तो क्या सिस्टम में ऊपर से नीचे तक इस घूस बत्ती का हिस्सा बढ़ता है? ये बातें हैरान करने वाली थीं। अभी हालात ठीक नहीं, सख्ती ज्यादा है, नजरें ज्यादा लगी हैं, इसलिए बेईमानी का धंधा शांति से करो। क्या ऐसा आदेश इन ट्रैफिक पुलिस वालों को मिला है? अगर हां, तो यह आदेश देता कौन है? जी हाँ, तो ये स्टिंग ऑपरेशन आगे भी जारी है और इस वक्त हमारे साथ 2 पैनलिस्ट मौजूद हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। राजेंद्र कुमार जी, जो दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव हैं, और साथ ही साथ सुचेता डे, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले जो इस वक्त हम प्ले आउट होता देख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, क्या इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए, या बिना उनको घूस दिए आपका काम हो ही नहीं सकता? यहां जो रोड ट्रांसपोर्टर्स वगैरह जिनके डंपरों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करता हूं, और गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी ट्रक चलते हैं उनकी हमारी जो एंट्री टाइम है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है। तो अगर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये अगर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं तो आप समझ सकते हैं जिस गाड़ी के कागज सही भी होते हैं ये उसको भी रोक के खड़े हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी बड़े चौराहे के ऊपर जहां पर दिल्ली में एंट्री होती है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे लोगों के गाड़ियों के 90% क्या 95% कागज बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन ये लोग ये डर दिखा करके कि अगर आप इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं दोगे तो हम इसके अंदर आपकी गाड़ी पीली लाइन में बंद कर देंगे या किसी और चीज में बंद कर देंगे, जिसके अंदर की गाड़ी हफ्ते 10 दिन के लिए बंद होती है और चालान भी होता है, दोहरी मार पड़ती है हमारे पर। तो उस लेकिन आप कह रहे हैं कि कागज सही भी हो तो भी जो है उनको डरा लिया जाता है, क्या उसको चुनौती देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? उसको चुनौती देने के लिए प्रावधान क्या? हमने पीछे कई बार जब ज्वाइंट सीपी सत्येंद्र गर्ग साहब से उनसे हमारी कई बार मीटिंग हुई तो वो खुद उनका कहना ऐसा था कि मेरे टाइम के अंदर मैंने सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को सस्पेंड करा है, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं, मैं क्या करूं? जी सुचिता, दिल्ली की सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो हैं वो देखते हैं, इन तमाम दिक्कतों से वो मुखातिब होते हैं। इसके पहले भी हमने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था कि किस तरीके से जो बसें वगैरह हैं वो रेड लाइट जंप करती हैं, उसके लिए भी बाकायदा तय रेट होते हैं। इस ऑपरेशन को देखकर क्या आप बहुत शॉक हो रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये तो हर किसी की जानकारी में है, दिल्ली पुलिस वाले सिर्फ जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं? देखिए, ये जो आपका स्टिंग ऑपरेशन है 2 चीजों को दिखाता है मुझे लगता है। पहली बात तो ये कि ये पूरा व्यवस्था माने ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था, पब्लिक स्पेस, पब्लिक रोड, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, प्राइवेट मुनाफे के लिए हमारा पूरा तंत्र अपने सारे चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। 16 दिसंबर गैंग रेप के बाद जो आंदोलन हुआ था बड़े मात्रा में, महिलाओं के आंदोलन ने ये मांग किया था कि सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए और देर रात तक चाहिए। माने आज हालत यह है कि कोई भी महिला जानती है, कोई आम नागरिक दिल्ली का जानता है कि घंटों तक आपको सड़कों में पब्लिक बस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि पब्लिक बस से ज्यादा जरूरी शायद हमारे सरकार को ये लगता है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट गाड़ियां चले और प्राइवेट मुनाफे के लिए पब्लिक स्पेसेस इस्तेमाल हो। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ये जो आपने दिखाया इसमें 2 एंगल है। एक तो ये, मैं ये कतई नहीं मानती हूं कि सिर्फ यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ही जिम्मेदारी है, बल्कि नियमों को तोड़ने में, और नियम किसके पक्ष में, किस लिए तोड़ा जा रहा है, ये घूस का मामला आ क्यों रहा है? क्योंकि कानून को तोड़ के कुछ ऐसे इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना है जो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, जो प्राइवेट मुनाफे का इंटरेस्ट है। और ऐसे देश जैसे कि दिल्ली की सड़कों पर एक आम नजारा ये भी होता है कि कुछ कुछ चौक पर हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां एक साथ आपको 6-7 दिल्ली पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले एक साथ नजर आ जाएंगे। उसके बाद किलोमीटर दर किलोमीटर आप चलते रह जाएं, आपको कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। यानी कि जो आम नागरिक की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है उसकी जगह वो सिर्फ और सिर्फ ये निजी मुनाफे पर ध्यान देने में ही जोर दे रहे हैं। माने निजी मुनाफा सिर्फ उनका निजी मुनाफा नहीं, ट्रैफिक पुलिस का निजी मुनाफा नहीं, जिनसे वो घूस ले रहे हैं वो भी कुछ कानून तोड़ने के शर्त में वो घूस लिया जा रहा है। माने पब्लिक स्पेस में, पब्लिक रोड में जिस समय क्या कोई गाड़ी चलेगा या नहीं चलेगा, ये कानून तोड़ने का घूस लिया जा रहा है। तो निजी मुनाफा सिर्फ उस ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। और दूसरा बात मुझे ये कहना है कि भाई ऐसे एक देश में जहां पे 1,76,000 करोड़ रुपए के सौदे में, जनता के पैसे में 2G स्पेक्ट्रम का लेना देना होता है, ऐसे एक देश में माने देश का बात नहीं है, जैसे एक तंत्र में, ऐसे एक पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे एक नेताओं के अंडर ये देश चल रहा है
जहां पे आपके माने केजी बेसिन का देश का नेचुरल गैसेस एक खास प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, वो कुछ पैसों से निर्धारित होता है। हमारे देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन रहेगा, ये हमारा पार्लियामेंट तय नहीं करता है, बैठ के अमेरिका तय करता है। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, सत्ताधारी पार्टियां ऐसी हैं, तब वही कहीं ना कहीं सेंसिबिलिटीज सिस्टम आपको लगता है कि ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि जिस तरीके से हमारी राजनीतिक व्यवस्था आज काम कर रही है। लेकिन राजेंद्र जी, जहां तक ये पूरे नेक्सस का सवाल है, ये एक साठ गांठ है। दिल्ली इतना बड़ा इलाका लेकर है ये शहर, और यहां पर अगर एक कोने से दूसरे कोने तक ये इस तरह के ऑपरेशन जारी हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो सड़क पर जो ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद है वही शामिल है, या ऊपर तक जो है कहीं ना कहीं कमीशन के बेसिस पर काम किया जाता है? देखिए मैडम, मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं एसोसिएशन के साथ और पुलिस वालों के साथ में, तो मैंने जहां तक मेरा अपना नजरिया है कि इसके अंदर जितने जो छोटी पुलिस जिसको आप कहेंगे वो ज्यादा इन्वॉल्व, ऊपर ऑफिसर्स लोग हमेशा सख्ती करते नजर आएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि छोटा लोग जब तक उनके ऊपर तरीके की सख्ती नहीं करी जाएगी, जब तक उनके ऊपर ये, जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि एक जगह पर, जैसा आपने कहा, सॉरी समिता जी, कि भाई एक जगह पर 6-6 पुलिस वाले खड़े होते हैं। आप किसी भी जगह रेड लाइट देख लीजिए, कहीं रेड लाइट काम नहीं कर रही होगी तो वहां कोई पुलिस वाला खड़ा होकर ऑपरेट करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर आपको ट्रकों की एंट्री का टाइम होगा या ऐसी व्यावसायिक वाहनों की एंट्री का टाइम होगा, वहां पर आपको 6-6, 7-7, 10-10 पुलिस वाले, इवन टीआईबी और जेडओ भी वहां पर खड़े हुए मिल जाएंगे। तो वहां पर ये लोग वहां पर अपनी पूरी मैन पावर लगाने की जगह अगर डिफरेंट थोड़े गैप के बाद मैन पावर लगाएंगे तो ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल पाएगा और इतना किसी को मौका भी नहीं मिल पाएगा कि वो, ऐसा लगता है कि पूरे जो है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वल्चर्स की तरह खड़े हैं कि कब कोई शिकार मिले और उस पर बिल्कुल आप देखेंगे जिस समय नो एंट्री खुलती है, आप पूरा रिंग रोड का दौरा कर लीजिए, जिस समय दिन के समय नो एंट्री होती है जहाँ दिल्ली शहर में, उस समय क्यों ये गुट बना करके नहीं खड़े होते? जिस समय पर ये नो एंट्री का टाइम होता है, खुलता है, उस समय पर ये गुट आप देखेंगे उससे कितनी लोग परेशानी होती है, लोगों के अंदर जाम कितना लंबा लग जाता है, लेकिन उससे इनको कोई परवाह नहीं होती। इन्होंने और दूर से राजेंद्र जी और सुचेता, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम इस स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि अगर दिल्ली की सड़कों पर यूं ट्रैफिक पुलिस वालों की घूसखोरी की बदौलत अवैध वाहनों का डेरा रहेगा तो फिर आम इंसान की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? जब वाहन नियमों की रौंद देंगे तो फिर आखिर हमारी जो बेटियां हैं वो महफूज कैसे रहेंगी? हमें अपनी पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि पुलिस ने कुछ ठेकेदार या फिर कहें कि दादा किस्म के इंसान रखे हुए हैं जो इनके हिस्से के पैसे भी गाड़ी वालों से वसूलते हैं। ये लोग अपना हिस्सा अपने पास और पुलिस का हिस्सा पुलिस की झोली में चुपचाप पहुंचा देते हैं। बात कुछ ही दिन पुरानी है। दिल्ली में अवैध ढंग से चल रही सैकड़ों स्कूल वैन्स में से एक सड़क हादसे का शिकार बन गई। कई बच्चे जख्मी हुए और एक मासूम बच्ची बेमौत मारी गई। उसके बाद भी दावे इरादे हुए कि ऐसी गैर कानूनी स्कूली वैन पर लगाम कसी जाएगी। 5-in-7 की मुहिम नई दिल्ली बनाओ में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या उस हादसे के बाद कुछ बदला। हम पहुंचे दिल्ली के मिठापुर थाना इलाके में। सड़क के किनारे छिपाकर पार्क मारुति वैन नजर आई। सवारियां भरकर इस इलाके से ऐसी दर्जनों वैन दौड़ रही हैं। ज्यादातर की नंबर प्लेट सफेद और काली, यानी बिना परमिट प्राइवेट नंबर की टैक्सी। कुछ के तो नंबर दिल्ली के भी नहीं। फिर ये दिल्ली में टैक्सी की तरह कैसे चल सकती हैं? ये खेल जानने के लिए हमने रूट धरा। 2 वैन खरीदने की इच्छा लिए जा पहुंचे स्टैंड में। कहा कि हमें महीने के किराए पर चलवानी है। इसके बाद कानून के रखवालों का रेट कार्ड सामने आ गया। जो चलवाते हैं यार वैन चलवानी है, गाड़ी को वो दिन आया था तो उस दिन बताए थे कि वो 15,000 रुपये महीना और 3,000 रुपये पर महीने ठेकेदार भी तो आए नहीं काम लगे यही यहाँ पे कब तक आएंगे। स्टैंड का जो फीस होगा हमें स्टैंड का फीस दे देंगे। कितना लेते हैं स्टैंड का फीस? 15,000 में पुलिस का ही खर्चा होता है। केवल वो है एडमिशन फीस है, ये एडमिशन फीस है, तो फीस देनी पड़ेगी हर महीने। जब चलाओगे तो अलग फीस देनी पड़ेगी, वो अलग देने पड़ेगी। मंथली 2,000 रुपये ठेकेदार को देना। अरे हम स्टैंड से देते हैं, उस स्टैंड से दे देंगे और वो 3,000 रुपये महीना देते जो तुम देना किसको देना पड़ता है? जो दादा को देना पड़ता है। दादा एंट्री करवाते हैं। कितने सवारी बैठ जाते हैं भाई स्टैंड में? 10 सवारी बैठ जाते हैं।
ये दादा नाम का शख्स क्या बला है। हम पास के ही दूसरे स्टैंड पर गए और सामने आ गया वो शख्स जिसे गैर कानूनी धंधे और उसके पैसे का कैलकुलेटर कहा जा सकता था। एक एक पैसे का हिसाब किताब साफ कर दिया गया। स्थानीय पुलिस थाना को कितना प्रसाद चढ़ाना होगा, कितना ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जेब में जाएगा, कोई भ्रम नहीं बचा। यार अभी हम वहाँ स्टैंड से भी आए तो ठेकेदार अच्छा दादा आप तो बता भी ना रहे 15,000 रुपए एडमिशन फीस है। एडमिशन 5,000 एडमिशन फीस जैसे बच्चा स्कूल में जाता है एडमिशन होता है वो एडमिशन महीना पहले 15,000 वो यहाँ के अलग कहाँ कितने वहाँ 5,000 रुपये देख रहो वो जा आवाज कहाँ पे आई बीट वाला लेके जाता है तक जाता है और यहाँ 10,000 हाँ यहाँ वाली आदर वाला किसका ध्यान गया था वो सोच रहा है ये नहीं पता लगा गाड़ी टाइट चल रही है 10,000 रुपये गाड़ी का लेता है 3,000 की नहीं जा रहे 14,000 और सीआई के जाएंगे तो तुम्हारे 3,000 दिलवा दो यहाँ पे 2 ऐसे क्या है सिर्फ एक 2,800 रुपये बढ़ते थे और वैसे तुम अब अपने एरिया में 6-7 चीज आ रही। ऐसे दौड़ती हैं दिल्ली की सड़कों पर बेईमानी। कायदे कानून अपनी जगह हैं और बेईमानों की समझदारी या कहिए अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह। आखिर कब होगी नई सुबह, कब बदलेगी दिल्ली, कब बन सकेगी नई दिल्ली। IBM-7 ने यह मुहिम तो छेड़ी है, लेकिन बेईमानी की ये विष बेल कितनी ऊंची है इसका अंदाजा हमें अब हो रहा है। हर कदम पर फरेब, धोखा और अपने कर्तव्य से समझौता। ऐसे में कैसे बदलेगी दिल्ली? इस सवाल के बारे में सोचते हुए मैं पुनीत त्रिपाठी आपसे इजाजत लेता हूं। शायद इस रात की सुबह अभी दूर है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो जारी रहेगी मुहिम नई दिल्ली बनाओ। तो आप देख रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरे व्यवस्था की पोल कैसे खुल रही है और यहाँ राजेंद्र कपूर और सुचेता डे दोनों हमारे साथ अब बने हुए हैं। राजेंद्र जी, हालांकि इस बात को पूरी तरीके से क्या आपको लगता है कि भरोसा कर लिया जाए कि सही में जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, कि सारे पेपर सही हैं, पुलिस वाले उनको धौंस दिखाकर उनसे घूस ले सकते हैं? कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका वाला भी तो मामला हो सकता है। मैंने जैसे मैडम अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्टर जो दिल्ली में गाड़ियां चलाते हैं वे 3 तरह के हैं। एक तो वो ट्रांसपोर्टर है जो डंपर वगैरह चलाते हैं, जैसा कि अभी आपके स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने बोला कि चोरी का माल है उनको वो पहुंचाना है। ये दूसरा है जो गुड्स ट्रक और जो माल के लदान वाले ट्रक होते हैं। तीसरी है बसें। ये 3 तरह का ट्रैफिक यहाँ पर जो कमर्शियल व्यवसायिक आप कहेंगे वो चलता है। उनमें से जिस कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूं, मैं जिस का रिप्रेजेंट करता हूं, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूं, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ है, जो कि ट्रक सामान लेकर के जाते हैं, जो रोजमर्रा का सामान होता है या जो और वैसा होता है। उन ट्रकों के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 70,000 ट्रक रोजाना दिल्ली में आता और जाता है, उनमें अगर आप कभी भी चेक करेंगे, कभी भी आप चेक कर लीजिए, कागजों की तरफ से उनके पास उनकी तरफ कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी मालिक, जो आदमी अगर 10 लाख या 15 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है तो बिना कागजों के गाड़ी नहीं चलाएगा वो कभी भी। और उसकी गाड़ी खाली दिल्ली में नहीं चलनी, वो तो अगर दिल्ली में कोई गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी एवरेज बहुत ज्यादा है, जो कि 7-7, 8-8 स्टेटों को क्रॉस करके जाती हैं, तो उनके पास कागजों की बिना पे अगर उनको रोकना, तो अगर आप कहेंगे कि उनकी कागजों के ऊपर वो किसी से कोई साठगांठ करते हैं, तो उस बात के तो मैं बिल्कुल नकारता हूं। लेकिन हाँ, कुछ ड्राइवर जल्दी आने की वजह से या कुछ रेड लाइट जंप कर लेते हैं, वो ड्राइवर का कसूर होता है। उसकी वजह से वही वाली बात है कि अगर सामने किसी को प्यासे को पानी नजर आएगा तो वो पानी पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये लगता है और गाड़ी मालिक को भी ये लगता है कि अगर वैसे ये गाड़ी बंद कर देंगे या इसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे और गाड़ी बंद होगी, पुलिस के धक्के खाने पड़ेंगे, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, तो उससे अच्छे अगर 100, 200, 500 रुपए देके मामला निपटता है तो उसको निपटा दिया जाए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसा मेरी पीछे भी अभी ज्वाइंट सीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे इसके अंदर जुर्माना बढ़ाना चाहिए, जैसा इन्होंने पीछे बढ़ा दिया था। मैंने उनसे यही राय दी थी, मैंने कहा जुर्माना बढ़ाने से आपके सिपाहियों की और आपके अफसरों की कमाई बढ़ेगी, ना कि सरकार के रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ने वाला है उससे।
बहुत अहम पॉइंट जो है आप यहां पर उठा रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं कि ये घूस पत्ती का जो रेट कार्ड है वो क्या है। ट्रांसपोर्टर्स की माने तो ये रेट कार्ड दिल्ली पुलिस के जवानों ने तय कर रखे हैं। नियम के मुताबिक पैसे 1 से 15 तारीख के बीच देना जरूरी है। इसमें डंपर के लिए 300 से 500 रुपए प्रति बड़ी रेड लाइट या पॉइंट के हिसाब से है पूरे महीने के लिए। आरटीवी के लिए रेट तय है 300 रुपए प्रति रेड बड़ी लाइट या फिर पॉइंट। वहीं बसों के लिए 500 रुपए बिना परमिट प्रति बड़ी रेड लाइट या पॉइंट पर और 300 रुपए परमिट के साथ वाली बड़ी जो रेड लाइट्स हैं उनके लिए या फिर पॉइंट पर इन बसों को देने की जरूरत है। ट्रकों के लिए 300 से 500 रुपए प्रति पॉइंट। वहीं टाटा मैजिक के जो टेम्पो आपको देखने को मिलते हैं सड़कों पर उनके लिए 500 रुपए परमिट के साथ प्रति पॉइंट का रेट तय किया गया है। 1000 रुपए बिना परमिट प्रति पॉइंट तय किया गया है। और शेयर्ड ऑटो के लिए 1000 रुपए बिना परमिट। तो वहीं पर ये रेट कार्ड में स्कूल बस भी शामिल हैं, उनके लिए 300 रुपए प्रति पॉइंट और ट्रेन के लिए 30,000 रुपए। ट्रांसपोर्टर ने हमें कुछ कमाई वाली घूस पत्तियों की भी जानकारी दी है। इसके मुताबिक मीठापुर रेड लाइट से हर महीने 1.5 लाख, बदरपुर से 1 लाख, वहीं आली से 90,000, साथ ही साथ खादर से 90,000 रुपए। अगर सरिता विहार से आ रहे हैं जो अपोलो की रेड लाइट मिलती है उसमें 80,000 रुपए। इससे आगे जाके जसोला से 1 लाख, कालिंदी कुंज से 1,20,000 रुपए की कमाई लगभग होती है। इस तरह का अनुमान है ट्रांसपोर्टरों का। सुचेता, ये जो आप रेट कार्ड वगैरह देख रही हैं इसका आपको क्या लगता है कि ये जो पैसे जा रहे हैं और जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं कि ज्यादातर ये जो ग्राउंड लेवल जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं उनके जेबों में ये पैसे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी रेवेन्यूज में आप जुर्माना बढ़ाने से सरकारी रेवेन्यूज में पैसा आ जाता है। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आप जहां तक आम नागरिकों की और औरतों की सुरक्षा का सवाल है उसमें आप क्या देखती हैं? देखिए, मैं इस बारे में स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं, कौन से गाड़ी में क्या जाता है, कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या जाता है, लेकिन ऐसा एक इंसान होने के नाते जो बहुत दिनों से ही जो निजी मुनाफा है, जो निजी फायदा है, घूस का कॉन्सेप्ट अंततः आता कहां से है, इस चीज को मुझे लगता है पहले समझना। घूस का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब पब्लिक कॉज को कॉम्प्रोमाइज करते हुए कुछ प्राइवेट प्रॉफिट को बढ़ावा देने का कोशिश किया जाता है। बड़े मात्रा में जो ट्रांसपोर्ट लेवल का प्राइवेटाइजेशन है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो गुड्स कैरी करने में हो, चाहे वो पब्लिक पैसेंजर कैरी करने, बड़े मात्रा में जो प्राइवेटाइजेशन है, और जब प्राइवेटाइजेशन आएगा तब जाहिर सी बात है कि पब्लिक स्पेस में, पब्लिक सड़कों पे और पब्लिक कानून को तोड़ते हुए जब प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का कोशिश किया तभी घूस का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं इस आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगी कि मैंने 16 दिसंबर गैंगरेप के बाद महिला आंदोलन की तरफ से बहुत बड़े मात्रा में यह मांग किया गया था कि अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेगुलराइज करो, अब तो जो है लोगों को घंटों तक सड़कों पे ना खड़े रहना पड़े, अब तो देर रात को कोई भी महिला या और कोई भी सड़क पे अगर है तो उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और हम कहीं भी किसी भी वजह से नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए, शहर देखने के लिए हम आ जा सकते हैं। लेकिन स्थितियां बदली नहीं है, हम लोगों को पता है। स्थितियां नहीं बदली है, राजेंद्र जी लगता है कि सुचेता जिस तरीके से कह रही है कि कहीं ना कहीं निजीकरण भी जो है इस पूरे घूसखोरी की जड़ में है। आप जब मास ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं आपको लगता है कि ये जो बसें वगैरह हैं उस पर एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन गुड्स डंपर पर आप निजीकरण को नहीं हटा सकते, या निजीकरण को हटाने से कुछ भ्रष्ट कम होगा? नहीं, निजीकरण इसमें कैसे हटे मैडम? गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई, गवर्नमेंट का एक रेलवे है, रेलवे के अंदर भी आप देखेंगे आए दिन वहां पर कितना भ्रष्टाचार है। अगर आप वहां का कोई स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपको वहां का भी भ्रष्टाचार पता चल जाएगा। जबकि रेलवे की टिकट का आप लोग दिखाते रहते हैं, इसी तरह रेलवे का जहां माल बुक होता है वहां पर भी। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो प्राइवेट ही है, और इतने लेवल पे दिल्ली के अंदर कम से कम 10,000 से ऊपर ट्रांसपोर्टर है जो कि काम करते हैं। इसके अंदर कोई सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है। हम लोग इनको कह रहे हैं कि हमारे को एक ये दर्जा दिया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, वो नहीं हमें मिलता, तो ये प्राइवेटाइजेशन को हटाएंगे कैसे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल राजेंद्र जी आपका और सुचेता आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि अपनी पर्सपेक्टिव आप हम तक पहुंचा सके। निश्चित रूप से यहां पर जब तक दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से खुलेआम जो है पुलिस हो, प्रशासन हो, अगर ये भ्रष्टाचार नजर आता है, व्यवस्था कमजोर नजर आती है, तो यहां महिलाएं और आम नागरिक महसूस नहीं कर सकते हैं। डंकी की चोट पर में वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि रात 10 बजे देखना मत भूलिएगा तेज रफ्तार स्पीड न्यूज।